गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 चैप्टर 10 सरकार के अंग। इस पाठ में हमें सरकार के अंग के बारे में बताया गया है कि सरकार के कितने अंग हैं और वह कौन कौन से कार्य करते हैं। इसके बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन सब का समावेश सरकार के अंग में होता है। इन तीनों अंगों की रचना किस प्रकार होती है, वे किस प्रकार कार्य करते हैं और इनकी सत्ताएं कौन कौन सी है, इनका परस्पर संबंध कैसा है, इस पाठ में हमें इन विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। राज्य का मूलभूत उद्देश्य कानून और व्यवस्था की समझ के द्वारा लोगों की सुख सुविधा में वृद्धि तथा सुरक्षा को सिद्ध करना होता है। हमारे राज्य का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है कि हमारी सुख सुविधा और वृद्धि तथा सुरक्षा होती रहे, उसको सिद्ध किया जा सके। लोगों के सर्वांगीण कल्याण को सिद्ध करते हुए उनकी स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकारों का जतन और उनकी सुरक्षा करना भी होता है, जिससे सभी प्रकार से विकास हो, सभी प्रकार से उनका कल्याण हो। राज्य के गतिशील विकास को सिद्ध करने के उद्देश्य से सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच परस्पर एकता, सहकार तथा संकलन स्थापित करके सरकार प्रभावशाली तथा कार्यक्षम प्रशासन कर सकती है। विधायिका कानून के निर्माण का कार्य, कार्यपालिका विधायक के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाने का कार्य तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा अथवा दंड देने का कार्य न्यायपालिका करती है। तीनों अंग अलग अलग कार्य करते हैं। भारतीय संविधान में विधायिका अर्थात संघ यानी कि केंद्र स्तर पर संसद तथा राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, कार्यपालिका अर्थात संघ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा कार्यपालिका का कार्यालय एवं प्रशासनिक तंत्र तथा राज्य सरकार पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उनका मंत्रिमंडल, उसका कार्यालय तथा प्रशासनिक तंत्र जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। जबकि न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय और उसके अधीन जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालयों का समावेश भी होता है। इस प्रकार न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका से बिल्कुल अलग, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुगठित एक सूत्रीय अंग माने जाते हैं। भारत अलग अलग राज्यों से बना एक संघ राज्य है। भारत क्या है? अलग अलग राज्यों से बना एक संघ राज्य माना जाता है। कोई भी राज्य स्वतंत्र और सार्वभौम नहीं है। भारत में संघ तथा राज्य स्तर पर संसदीय पद्धति की सरकार है। इस पद्धति से राज्य सरकारों के बीच सत्ता विश्लेषण के सिद्धांत के अनुसार सत्ता का विश्लेषण किए जाने के कारण विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच गहरा और परस्परावलंबी संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा अलग एक विशिष्ट स्थान रखती है।
उसके बाद है सत्ता विश्लेषण का सिद्धांत। राज्य के लिए सरकार जो कार्य करती है वह एक दूसरे से अलग होते हैं। तीनों अंगों के कार्य एक दूसरे से अलग होते हैं। जो भारत सरकार के 3 अंग हैं उनके कार्य कैसे हैं, अलग अलग प्रकार से होते हैं तथा प्रत्येक कार्य में एक विशेष प्रकार की निपुणता की आवश्यकता होती है, अर्थात अलग अलग अंगों द्वारा अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाना चाहिए तथा अंत में प्रत्येक अंग के कार्य अर्थात सरकार का संचालन सरल और कार्यक्षम बने। इसके लिए सत्ता का विभाजन करना आवश्यक बन जाता है। जैसे विधायिका को कानून के निर्माण की सत्ता होती है, वह उसका दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अनेक ऐसी सत्ताएं प्रदान की गई है जो विधायिका के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, उस पर देखरेख रखती है। उसी प्रकार कार्यपालिका पर विधायिका तथा न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण रखा जाता है तथा न्यायपालिका को विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की अनेक सत्ताएं प्रदान की गई है। पहला, विधायिका भारत संसदीय लोकतंत्र वाला प्रजातंत्रात्मक राज्य है। संघ स्तर पर संसद तथा राज्य स्तर पर विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। देश की सबसे महत्वपूर्ण सत्ता तथा सर्वोच्च संस्था संसद मानी जाती है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का समावेश होता है। विधायिका के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला क्या है, एक संदनात्मक विधायिका, जहां विधायिका का निर्माण एक ही सदन के द्वारा होता है, उसे एक सदनात्मक विधायिका कहा जाता है। दूसरा क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका, जहां पर विधायिका के 2 सदनों से निर्मित हो, 2 सदनों से बना हो, उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। संघ स्तर पर संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा माना जाता है, जबकि निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्य स्तर पर विधायिका में विधानसभा तथा विधान परिषद ऐसे 2 सदन हो सकते हैं। अधिकांश राज्यों में एक ही सदन विधानसभा, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों में विधान परिषद भी है। पहला है केंद्र स्तरीय विधायिका संसद लोकसभा। लोकसभा यह संसद का निचला सदन है। लोकसभा क्या है, संसद का निचला सदन माना जाता है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से जनता के द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा का चुनाव होता है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा उनका चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए नेता होते हैं। वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 2 सदस्य एलो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति संसद लोकसभा तथा राज्यसभा का भाग है, लेकिन राष्ट्रपति संसद में संसद के प्रथम सम्मेलन में उद्घाटन भाषण तथा संसद के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा कभी भी उपस्थित नहीं होता है। वह एक बार ही उपस्थित होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाने, स्थगित रखने तथा
उसी प्रकार लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार रखता है। संसद के दोनों सदनों के बीच 3 वाचनों से गुजरने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून बनता है। लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यालय 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष के पूर्व भी लोकसभा का विसर्जन किया जा सकता है। भारतीय संसद संविधान में उल्लेखित सीमाओं में रहकर अपनी सत्ता का उपयोग कर सकती है। उस तरह संविधान सर्वोपरि है, संसद नहीं। संविधान क्या है? सर्वोपरि माना जाता है, संसद को नहीं। यदि संसद के द्वारा निर्मित कानूनों से संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता हो अथवा विसंगति हो तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर न्यायालय को विश्वास हो जाए कि उस कानून के निर्माण से संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन हो रहा है तो उसे असंवैधानिक मानते हुए अयोग्य घोषित कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। इसके बाद है संसद सदस्य के लिए योग्यताएं। लोकसभा के सदस्य के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की। तथा वह संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता होना चाहिए। वह पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से विक्षेपित घोषित किया गया न हो। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन वेतनिक कर्मचारी न हो। न्यायालय द्वारा आपराधिक घोषित न हो। ऐसे ही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का समयांतर न हो। इस प्रकार से सदन की बैठक बुलानी पड़ती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विसर्जन कर सकते हैं। व्यक्ति जिस सदन का सदस्य हो वह उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान कर सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य संसद के निचले सदन का सदस्य न हो तो भी वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है तथा संबोधन कर सकता है। परंतु ऊपरी सदन में सदस्य हो तो वह उसी सदन में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा में गुजरात की कुल 26 सीटें होती है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, उसे नष्ट कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा भी सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किए जाने के कदम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोरम। कोरम अर्थात सदन की कार्यसाधक संख्या। सदन की कार्यवाही शुरू करने तथा उसे जारी रखने के लिए पर्याप्त कुल सदस्यों में से उपस्थित सदस्यों की पर्याप्त संख्या। लोकसभा के कुल सदस्यों 545 का 1/10 अर्थात 55 सदस्यों की सदन में उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि राज्यसभा में कार्यसाधक संख्या राज्यसभा के कुल सदस्यों में 250 बराबर 1/10 अर्थात 25 जितना होता है।